नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी। यदि आप कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉमर्स रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी यूज़फुल है। लगातार निरंतर ऐसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बोनस अंडर रोवन स्कीम इज पेड कि रोवन के अकॉर्डिंग जो बोनस पे आउट होता है वो किस बेस पर होता है। तो फर्स्ट है स्टैंडर्ड टाइम टू एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम टू स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेव्ड टू स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड टाइम टू सेव्ड। तो रोवन ये कहता है कि यदि आपने टाइम सेव किया है तो देन टाइम सेव्ड को कंपेयर किससे करेंगे हम, स्टैंडर्ड टाइम से। तो देन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बोनस अंडर रोवन स्कीम इज पेड, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, यदि आप इसका एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो ये देखिए आप, करेक्ट आंसर सी है। बोनस अंडर रोवन स्कीम इज पेड एज proportions of time saved to standard time. In the health plan, bonus is usually set at 50% of the time saved. It does not serve as a strong incentive. On the other hand, under the Rowan plan, bonus is the proportions of the wages of the time taken with the time saved varies to the standard times. Next, question number 22. Labor cost is the second element of, जो हमारी लेबर है वो कौन से नंबर का एलिमेंट्स है, तो सेकंड नंबर का एलिमेंट्स है। बट ये है किसका एलिमेंट, तो कॉस्ट का। करेक्ट आंसर इज कॉस्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी रेट आर यूज टू कैलकुलेट वेजेस अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मतलब यदि एम्प्लॉय को अकॉर्डिंग टू टेलर वेजेस पेड होता है तो हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार के दिए गए हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीस रेट सिस्टम्स हैं। तो बट अकॉर्डिंग टू टेलर प्रोडक्शंस लेस देन 80% एंड प्रोडक्शंस एक्सेस फ्रॉम 80%। तो देन टू टाइप्स यहाँ पर मेथड होंगे इनके। तो देन करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट, द लॉस विच अराइज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, यदि कोई लॉस हुआ है वो भी किससे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से, तो ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरिएंट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज, क्योंकि यदि बिजनेस में प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है तो देन लॉस होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। बट किसी एडिशनल अदर कॉजेज होते हैं या कोई रीजन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय थीफ, लॉस बाय फ्लड, तो देन इसे हम कह सकते हैं एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट, generally types of store are classified into store, it means यहाँ store का जो मीन्स है, यहाँ store का मीन्स स्टॉक्स है। और देन आप ही बताइए स्टॉक जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्टली क्या होता है सर, तो रॉ मटेरियल होता है। सेकेंड WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और थर्ड फिनिश्ड गुड्स। तो देन हमारे 3 टाइप्स होंगे। तो करेक्ट आंसर इज बी। Next, question number 26. In order to avoid the stoppage of productions due to shortage of material, then यहाँ कहा गया है कि मटेरियल की शॉर्टेज होने के कारण जब प्रोडक्शन लेवल स्टॉप हो जाता है तो देन उस ऑर्डर को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक आते ही एक न्यू ऑर्डर दिया जाता है ताकि हमारा प्रोडक्शन टू बी कंटिन्यू रहे, देन स्टॉप ना हो। क्वेश्चन नंबर 27. डिस्कार्डेड मटेरियल सब्सटेंस हैविंग नो वैल्यू इज कॉल्ड। ऐसा माल जो खराब हो चुका है, सब्सटेंस हो चुका है, देन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसे कहेंगे वेस्टेज। नेक्स्ट, डिस्कार्डेड मटेरियल सब्सटेंस हैविंग सम वैल्यू, यदि कोई माल
इन प्रोडक्शंस या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ख़राब हो चुका है, लेकिन बट उसकी कुछ वैल्यू है, तो हम उसे कहते हैं स्क्रैप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलिंग ओवरहेड। ऐसे खर्चे जो सेलिंग ओवर से रिलेटेड नहीं है। इंश्योरेंस टू कवर सोल्ड गुड्स विल इन ट्रांसिट, बिल्कुल रास्ते में माल जा रहा है तो हमने उसका इंश्योरेंस कराया। रॉयल्टी ऑन सेल्स है। लीगल कॉस्ट ऑन डेप्ट रियलाइजेशंस, मेरे जो डेप्ट्स हैं उसके लिए मैंने कोई खर्चा किया तो वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी है। आइडल कैपेसिटी ऑफ प्लांट रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन। आइडल कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट, जो एक आदर्श क्षमता होती है वो क्या होती है? तो सर हमारी जो एक्चुअल कैपेसिटी है और मैक्सिमम कैपेसिटी, उसका डिफरेंस ही क्या कहलाता है? आइडल कहलाता है। जैसे फॉर एक एग्जांपल मैंने 200 यूनिट प्रोड्यूस करी, जबकि मेरी कैपेसिटी कितनी है? 180 की, तो दैट इज कॉल्ड क्या है हमारे लिए? करेक्ट आंसर होगा आइडल कैपेसिटी डी। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन। जो फिक्स कॉस्ट है वो कब इंक्रीज होती है? जब मेरे पास में प्रोडक्शंस वॉल्यूम या यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल माना जाए कि मेरे पास एक, मान लो हम 4 फ्रेंड्स हैं, एक ही रूम में रहते हैं, जिसका रेंट 5000 है। तो देन इक्वल यदि 4 स्टूडेंट्स यदि डिवाइड करेंगे तो देन ये आएगा 1250। देन हमारी क्या होता है कि अब 2 फ्रेंड यहाँ से क्विट कर जाते हैं और चले जाते हैं। तो इन दिस कंडीशन इस रूम का जो रेंट है फिक्स्ड है, क्या वो हमारे लिए इंक्रीज होगा या नहीं होगा? तो सर आपके लिए बिल्कुल इंक्रीज। अब आप दोनों को कितना पे करना है? 2500 का पे करना है। तो देन हम ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट यदि इंक्रीज हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कह रहा है ये? कि प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग जो समूहों की क्रिया है, इट मीन्स जो ग्रुपिंग ऑफ प्रोसेस है और जो कॉस्ट अकॉर्डिंग है टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, में कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाया गया है, एक नॉर्मल कॉमन विशेषता है। तो देन आपको पता होगा जो प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग हो रही है उसका एक क्लासिफिकेशंस होता है। तो देन करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लासिफिकेशंस। Next, which of the following is an example of the semi-variable cost? The cost are 3 types: fixed cost, variable cost and the semi-variable cost. तो सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कुछ पार्ट तो फिक्स का होगा और कुछ पार्ट किसका होगा? वेरिएबल का होगा। तो देन क्या सैलरी हो सकती है? नहीं। टैक्स हो सकता है? नहीं। टेलीफोन एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कुछ चार्जेस तो क्या होंगे? फिक्स होंगे, बाकी का जितना आप यूज करेंगे उस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग टू बिल पे करना होगा। जैसे आपको पता है आपके घर के लाइट का बिल आता है, तो उस लाइट बिल में एक फिक्स चार्जेस होता है जिसे हम कहते हैं स्थायी व्यय। तो वो तो है, यदि आपने ज़्यादा यूज किया है तो बिल उस हिसाब से आएगा, नहीं किया तो आपके बिल वैसे नहीं आएगा, सिर्फ फिक्स चार्ज पे करना होता है। तो इसी तरह टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है। फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक कैन बी अप्रोच ऑन द बेसिस ऑफ, कि फायर इंश्योरेंस है जिसको अप्रोप्रिएट करना है, इट मीन डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, वो किस बेस पे किया जाएगा? यदि मैंने कोई स्टॉक इंश्योरेंस करा रखा है तो जो मुझे उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, जो अमाउंट मिलने वाली है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, जितने का माल होगा उस हिसाब से इंश्योरेंस होगा। माल कम वैल्यू का है तो इंश्योरेंस की वैल्यू जो प्राइस आएगी वो कम होगी। यदि मान लो कि स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है तो इंश्योरेंस की प्राइस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा कभी साइकिल का इंश्योरेंस और एक फॉर्च्यूनर का इंश्योरेंस में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है तो वैल्यू ऑफ स्टॉक के ऊपर अप्रोप्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ही था। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार निरंतर आप इसी तरह पढ़ते रहें और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।